चलती एम्बुलेंस में लगातार एक लड़की के साथ एक एक करके कई बार बलात्कार किया जाता है। एम्बुलेंस लगभग 50 किलोमीटर तक चलती रहती है और उसी बीच में उस लड़की के साथ एक एक करके कई बार लगातार बलात्कार किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जबकि उसी एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का ड्राइवर सहित उसके सगे संबंधी भी मौजूद थे, लेकिन एम्बुलेंस की पीछे वाली सीट पर लिटा के उस लड़की के साथ लगातार बलात्कार पे बलात्कार होता रहता है। जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है तो अगली सुबह करीब 5 बजे उस लड़की को उसके घर पहुंचाया जाता है। जब लड़की अपने घर जाती है तो अपनी माँ से इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करती है। माँ से पूरी वारदात को बताती है कि दरअसल मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किन लोगों ने किया। पूरी घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। माँ अब अपनी बेटी को ये कहती है कि चुप रहना, किसी से कुछ नहीं कहना है, ना हमें कोई कार्रवाई करनी है, ना फिर किसी को बताना है। लड़की स्तब्ध रह जाती कि आखिरकार मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और माँ मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोल रही है। क्या माँ को किसी का डर सता रहा था या फिर मामला कुछ और था? इस पूरे घटनाक्रम को आइए दोस्तों विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र की है। हनुमाना थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पंडित के पास बीते 22 नवंबर की शाम को करीब 5 बजे फ़ोन आता है और फ़ोन करके जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है उससे बताया जाता है कि आप लासा गांव चले आइए, यहाँ पर एक मरीज़ है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है पंडित, वो आनन फानन में जल्दी से तैयारी बनाने लगता है। ऐसे में एम्बुलेंस का चालक जो होता है पंडित, वो तैयार ही हो रहा था कि उसी के गाँव के रहने वाले एक दोस्त जिसका नाम राजेश होता है, उसका फ़ोन आ जाता है। अब जो एम्बुलेंस का चालक होता है पंडित, वो फ़ोन उठाता है और राजेश से बात करने लगता है। तो राजेश पूछता है कि भाई क्या हाल चाल है, कहाँ हो? तो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है पंडित, वो बताता है कि भाई मैं तो अभी गांव में ही हूँ और अभी लासा गांव से एक कॉल आई है मेरे पास, कोई इमरजेंसी है, कोई मरीज़ है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया है, मैं वही निकल रहा था। अब जो उसका दोस्त होता है राजेश, वो कहता है कि भाई अगर लासा गाँव की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो यार, मुझे भी उधर ही चलना है, तो साथ में आपके चलेंगे, तो उसी रास्ते में हमें छोड़ देना। बस जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है पंडित, वो कहता है कि फिर देरी मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और तैयार होके जल्दी से आ जाओ, मैं एम्बुलेंस निकालता हूँ तैयार होके। पंडित तैयार होता है, उसका दोस्त राजेश भी तैयार होता है और धीरे धीरे करके शाम होती जाती है। अब लगभग करीब 6 बजने को होते हैं, तो उधर से जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है पंडित, उसका दोस्त राजेश तैयार होके आ जाता है। इधर ये भी तैयार होता है, एम्बुलेंस लेकर ये निकलता है। तो उधर से राजेश और राजेश की पत्नी मंजू और राजेश का ससुर, ये 3 लोग आते हैं और एम्बुलेंस में सवार हो जाते हैं। एम्बुलेंस को लेकर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है पंडित आगे बढ़ता है और अपने गाँव से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूर पर निकले ही थे कि एक जगह जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है, उसका जो दोस्त होता है राजेश, तो राजेश की पत्नी जो मंजू होती है, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को, पंडित को आवाज़ देती कि भैया ज़रा एम्बुलेंस को रोकना, मुझे कुछ काम है। एम्बुलेंस धीमे हो जाती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके एम्बुलेंस एक जगह खड़ी करवा दी जाती है। मंजू बताती कि यहाँ पर आप रोक दीजिए, वहीं पर एम्बुलेंस रुक जाती है। अब मंजू एम्बुलेंस से नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद वो एक घर में जाती है और जिस घर में वो जाती है वो उसकी बुआ का घर होता है। तो अपनी बुआ के घर वो जाती है और देखती है कि घर में कोई नहीं था। तब वो पूछती है कि बाकी के सब लोग कहाँ गए, घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो बताती है कि घर में खाली माँ है, बाकी सब लोग बाहर गए हैं, अभी सब आ जाएंगे। तब वो अपनी जो फुफेरी बहन होती है, मंजू की जो फुफेरी बहन होती है, जिसके यहाँ मंजू जाती है, तो कहती है कि अगर चलना हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं अपनी बड़ी बहन के ननद के यहाँ जा रही हूँ कुछ काम से, अगर तुम्हें भी घूमने चलना है
तो आ जाओ मेरे साथ। कई बार जो उसकी बुआ की लड़की होती है वो इनकार करती है कि दीदी आप जाओ, मेरे पास समय नहीं है, और आप घूम के आओ, फिर कभी चलेंगे। ऐसे में मंजू जिद करती है कि चलो ना, बैठे ही रहोगी घर में खाली, इससे अच्छा घूम लेते हैं, थोड़ा सा आपका भी मन अलग हो जाएगा। बस फिर क्या था, जो उसकी फुफेरी बहन होती है वो तैयार होती है, और तैयार होने के बाद अब उसके साथ आ जाती है। अब इस तरह करके एम्बुलेंस में 4 लोग हो जाते हैं। एक तो एम्बुलेंस का जो चालक होता है, ड्राइवर यानी कि पंडित, और जो पंडित का दोस्त होता है, जो एम्बुलेंस चालक का दोस्त होता है राजेश, और उसका ससुर, उसकी बीवी, और उसकी ये फुफेरी साली। अब ये चारों लोग एम्बुलेंस में सवार होते हैं। एम्बुलेंस वहाँ से रवाना होती है। अब एम्बुलेंस वहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूर पर पहुँचती है, तब शाम और ज़्यादा हो जाती है, लगभग 7 बजने को होते हैं। तब मंजू एक जगह फिर से एम्बुलेंस रुकवाती है और बोलती है कि एम्बुलेंस यहाँ पर रोक दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। एम्बुलेंस रुकती है, मंजू एम्बुलेंस से नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद वो कहीं दूर जाकर गुम हो जाती है, मतलब कि ओझल हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। अब वहाँ से एम्बुलेंस बिना मंजू को लिए, जबकि मंजू नीचे उतरी एम्बुलेंस के, तो बिना मंजू का इंतज़ार किए, बिना उसको लिए एम्बुलेंस वहाँ से तेज़ी से रफ्तार में आगे बढ़ जाती है। अब एम्बुलेंस वहाँ से रफ्तार पकड़ लेती है, आगे बढ़ती है, और फिर से वहाँ से करीब जहाँ पर मंजू उतरती है वहाँ से करीब फिर से 12 से 14 किलोमीटर एम्बुलेंस आगे जाती है। तो एम्बुलेंस इस बार जो मंजू का पति होता है राजेश, यानी कि जो एम्बुलेंस का चालक है ड्राइवर पंडित, उसका जो दोस्त होता है राजेश, इस बार वो एम्बुलेंस रुकवाता है, क्योंकि वो जो उसका ड्राइवर होता है उसके जस्ट बगल में बैठा होता है, और उसी के जस्ट पीछे उसके मामा बैठे होते हैं। तो इस बार राजेश एम्बुलेंस को रुकवाता है और एम्बुलेंस से नीचे आता है और पीछे का गेट खोलता है। जो एम्बुलेंस का चालक होता है, जो उसका दोस्त, उससे बोलता है कि पीछे का जो एम्बुलेंस का गेट है उसको खोलो। तो वो एम्बुलेंस का गेट खोलता है। अब वो गेट जैसे ही खुलता है तो वो पीछे आके बैठ जाता है, जबकि पीछे जो मंजू होती है, उसकी जो फुफेरी बहन होती है, वो बैठी होती है, जिधर मतलब पीछे की वो सीट थी, वो जिधर मरीज को लिटाया जाता है, पेशेंट को लिटा कर ले जाया जाता है, तो उसी सीट पर जो है मंजू की फुफेरी बहन बैठी हुई थी, जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल होती है। तो वो बैठी हुई होती है। तब उसका जो ममेरा जीजा होता है, यानी कि मंजू का जो पति होता है, तो वो उतर कर आता है और पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है मंजू उस लड़की के पास। अब एम्बुलेंस फिर से वहाँ से रवाना होती है। एम्बुलेंस चलने लगती है और कुछ ही किलोमीटर वहाँ से जाती है। शाम और ज़्यादा गढ़ाती है, यानी कि अब तकरीबन 8 बजने को होते हैं। तब धीरे धीरे करके उस लड़की का जो ममेरा जीजा होता है, उससे वो इधर उधर करने लगता है, थोड़ा सा मतलब छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। तो लड़की अपने आप को बचाती है, थोड़ा सा सहमती है, झिझकती है, लेकिन वो नहीं मानता है। उसके साथ लगातार छेड़खानी पे छेड़खानी किए जाता है। ऐसे में अब वो हदें पार करना शुरू कर देता है। अभी तक तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी उसके साथ शुरू कर देता है, जैसे कि उसके बदन के कई जगहों पर हाथ लगाना, उसके चेस्ट पे हाथ लगाना, हाँ, उसके बदन को मिसलना, मतलब इस तरह करके वो शुरू कर देता है। लड़की सख्त आवाज़ में उसको मना करती है, डांटती है, हिदायत देती है, बल्कि ज़ोर ज़ोर से वो मना करती है, लेकिन जो एम्बुलेंस का चालक होता है ना उसको सुनाई देता है, और ना उस लड़की का सगा मामा उसी एम्बुलेंस में सवार होता है, ना उसको सुनाई देता है। एम्बुलेंस लगातार चलती रहती है। अब जब ये आरोपी जो उसका ममेरा जीजा था, जब ये जान लेता है कि नहीं, अब मैं इतना सब कुछ इसके साथ कर चुका हूँ, ये लड़की साधारण मानने वाली नहीं है, तो अब इसके साथ मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। तो फिर उसके बाद वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जबकि वो लड़की उसकी साली लगती है रिश्ते में, यानी कि फुफेरी साली लगती है। अब उस लड़की के साथ वो छेड़खानी ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, और उसी एम्बुलेंस के पीछे वाली सीट पर अपनी साली को, यानी कि उस लड़की को लिटा देता है। लिटाने के बाद एक एक करके वो धीरे धीरे उसके बदन से सारे कपड़े निकाल देता है, जबकि वो जो लड़की होती है वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। जबकि उसी एम्बुलेंस में उसका सगा मामा सवार है, और एम्बुलेंस का चालक
और उस लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। लड़की के साथ वो जोर ज़बरदस्ती करता है और इसके बाद इस तरह करके वो एक बार सफलता पाता है, उसके साथ एक बार वो दुष्कर्म करता है, यानी कि उसके साथ बलात्कार करता है। अब एम्बुलेंस धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है, उसके साथ लगातार बलात्कार होते रहते हैं। एम्बुलेंस रात भर चलती रहती है, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है एम्बुलेंस धीरे धीरे करके। और इस बीच में उसके साथ एक एक करके कई बार बलात्कार होते हैं, जबकि उसी गाड़ी में सवार ये 2 लोग गूंगे और बहरे बने रहते हैं और एम्बुलेंस धीरे धीरे करके चलती रहती है। एम्बुलेंस इसलिए धीरे चलाई जा रही थी ताकि इस पूरे घटना को वो अच्छे तरीके से अंजाम दे पाए। और जब उस आरोपी का, जब जो लड़की का ममेरा जीजा होता है, जब उस आरोपी का पूरी तरह से मन भर जाता है, तब अगली सुबह भोर में 5 बजे वो लड़की को ले जाकर उसको उसी एम्बुलेंस से उसके घर छोड़ता है। एम्बुलेंस वहाँ से छोड़ के चली जाती है। तब वो जो पीड़िता होती है, जो लड़की होती है, वो अपनी माँ से इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र विस्तार पूर्वक करती है। एक एक करके परत दर परत वो अपनी माँ से पूरी कहानी बयां करती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब दीदी यहाँ से मुझे ले गई तो दीदी के ले जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, दीदी रास्ते में उतर गई, फिर जीजा मेरे साथ रात भर ऐसा ऐसा किए। जब इस पूरे घटनाक्रम को वो पीड़िता यानी कि जो लड़की होती है वो अपने माँ से जब बताती है, तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब माँ जब इस पूरे घटनाक्रम को सुनती है तो कहीं ना कहीं वो सहम जाती है और इसके बाद लोक लाज के भय के कारण, समाज के भय के कारण, लोग बाग जान न जाएं, इन सारी बातों को सोचते हुए माँ इस बात को दबाने का प्रयास करती है और लड़की से कहती है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसको यहीं पर भूल जाओ, क्योंकि अगर हम शासन प्रशासन के पास जाएंगे, कार्रवाई करेंगे तो ये बात समाज में जाएगी। जब समाज जानेगा तो कल ताने बाने मारेगा और इसके बाद तुम्हारी शादी कहीं भी लगेगी तो लोग बाग बता देंगे, तुम्हारी शादी रुक जाएगी। और उधर रिश्ते तो थे ही, क्योंकि जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था वो लड़की का ममेरा जीजा होता है। फिर इस बात को माँ दबाने का प्रयास करती है तो जो पीड़िता होती है लड़की माँ के कहने पर मान जाती है और 2 दिन तक वो शांत रहती है। लेकिन तीसरे दिन उस लड़की के अंदर का जो स्वाभिमान होता है वो जाग जाता है। तीसरे दिन लड़की इस पूरे मामले को लेकर अपने नज़दीकी थाने हनुमाना पहुंच जाती है। हनुमाना पहुंचने के बाद वो लिखित शिकायती पत्र देती है और उस शिकायती पत्र में पूरे घटनाक्रम का जिक्र वो विस्तार पूर्वक करती है और बताती है कि मेरे सगे मामा के दामाद जो कि मेरे जीजा लगते हैं और मेरी सगी मामा की लड़की जो कि मेरी बहन लगती है और मेरे सगे मामा उस एम्बुलेंस में मौजूद थे। पूरे एक सुनियोजित प्लान के तहत इन लोगों ने मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, जिसका सबसे बड़ा आरोपी एम्बुलेंस का ड्राइवर, जिसको पंडित कहते हैं, वो सबसे बड़ा आरोपी था। क्योंकि जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो एक बार भी उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना तो मेरे मामा ने ध्यान दिया और ना तो मेरे जीजा ने मुझे बख्शा। मैं इतना चीख चिल्ला रही थी, इसके बावजूद मेरे जीजा ने मेरे साथ जास्ती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 50 किलोमीटर तक लगभग रात भर एम्बुलेंस चलती रही और रात भर वो जो मेरे साथ ऐसी ऐसी वारदात को अंजाम देता रहा। जैसे ही लड़की का शिकायती पत्र और ये बयान शासन प्रशासन के पास पहुंचता है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी स्तब्ध रह जाता है कि आखिरकार अगर अपने और अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार ऐसे हैं तो फिर भरोसा किस पे किया जाए। जब लड़की अपने घर में अपनों के बीच में सुरक्षित नहीं है तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। बस जैसे लड़की शिकायती पत्र देती है तो घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर जो एम्बुलेंस का चालक होता है, ड्राइवर, उसको जो है गिरफ्तार किया जाता है और उसका जो ममेरा जीजा होता है जो इस घटनाक्रम को अंजाम देता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ में उसकी बहन मंजू को भी गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अब आगे देखना होगा कि आखिरकार उस पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा और इस पूरे घटनाक्रम में होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियों को, ऐसी ऐसी घटनाओं को आप लोगों के समक्ष रखने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग जहाँ भी रहें
सजग रहें, सतर्क रहें, ताकि आपके साथ इस तरह की कोई अनहोनी ना हो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, उसके बाद कोई फैसला लें। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या सीख मिली और उस पीड़िता के लिए आप लोग क्या लिखेंगे जिसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी दूसरी घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।